नोविटा के सभी प्रोडक्ट ओटीसी की पद्धति से बेचे जाते हैं। ओटीसी का अर्थ होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर दवाइयों के विक्रय की वह पद्धति है जिसमें हम लोग या निर्माता रिटेलर के पास जाते हैं और अपनी दवाइयों को प्रमोट करते हैं। और ओवर द काउंटर की पद्धति यानी जैसे किसी किस्म की तकलीफ के लिए कस्टमर खुद वो प्रोडक्ट लेने आता है, उस पद्धति के द्वारा इन प्रोडक्ट का विक्रय किया जाता है। कस्टमर डिमांड जिसे कहते हैं। ओटीसी के प्रोडक्ट जो रहते हैं उनकी अपनी एक विशेषता होती है कि एक तो इन प्रोडक्ट के विक्रय के लिए डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा ओटीसी के प्रोडक्ट के विक्रय में कस्टमर के पास यह आज़ादी होती है कि वो अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुन सके। जैसे किसी कस्टमर को समझ लीजिए सर्दी ज़ुकाम की शिकायत है और वो रिटेलर के पास आता है और रिटेलर उसे कोई दवा देता है, तो वो अधिकारपूर्वक उसे ये कह सकता है कि नहीं साहब मुझे तो ट्रिपल एक्शन ही चाहिए या मुझे CTZ ही दीजिए। तो इस तरह उसे अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुनने की आज़ादी होती है, जिसे ओटीसी विक्रय पद्धति कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल सेलिंग मुख्य रूप से FMCG की सेलिंग से थोड़ी सी अलग होती है। सबसे पहला इसकी बात होती है कि इसमें कस्टमर को अपने पसंद का प्रोडक्ट चुनने की आज़ादी होती है, और दूसरा इसकी जो सेलिंग होती है वो बहुत तथ्य आधारित होती है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत तथ्य आधारित होती है। इसमें औषधि जो काम कर सकती है वही कर सकती है, उसके अतिरिक्त दूसरा काम वो नहीं कर सकती। तो बहुत तथ्य आधारित सेलिंग होती है। दूसरा, इसमें हमें प्रोडक्ट को उस व्यक्ति को जाकर बेचना पड़ता है जो उस प्रोडक्ट के बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रोडक्ट जाकर डॉक्टर को देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बेचते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। डॉक्टर डेफिनेटली उन प्रोडक्ट्स के बारे में उनसे बेहतर जानते हैं। हम लोग भी ओटीसी में हमारे प्रोडक्ट को जाकर रिटेलर को विक्रय करते हैं, रिटेलर को समझाते हैं, रिटेलर को प्रमोट करते हैं। डेफिनेटली रिटेलर भी अपने अनुभव के आधार पर हमारे विक्रय प्रतिनिधि की तुलना में उस प्रोडक्ट के बारे में या फार्मा के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमें प्रोडक्ट उस व्यक्ति को बेचना है जो उस प्रोडक्ट के बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, तो हमें यह आवश्यक हो जाता है कि प्रोडक्ट की मुकम्मल जानकारी, परिपूर्ण जानकारी, उसकी टेक्निकल जानकारी, सारी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद जो मुख्य बात आती है वो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कार्य का आधार, ओटीसी के कार्य का आधार हमारे रिटेलर हैं, और रिटेलर की क्या आवश्यकताएं हैं ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। रिटेलर की मुख्य रूप से 3 आवश्यकताएं होती हैं। उनकी सबसे पहली आवश्यकता होती है बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इसलिए कि रिटेलर के पास एक बहुत बड़ा कस्टमर का ऐसा वर्ग आता है जो अपनी तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो सीधे रिटेलर के पास आता है। रिटेलर उन्हें दवा देते हैं और उस दवा से वो ठीक हो जाते हैं। यदि रिटेलर की दी हुई दवा से वो ठीक नहीं होते हैं तो वो उस रिटेलर के यहाँ आना बंद कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा कस्टमर वर्ग रिटेलर का इसी तरह का होता है जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देने की आवश्यकता होती है। उनकी दूसरी महती आवश्यकता होती है कि बहुत अच्छा मार्जिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्हें उसके ऊपर मिलना चाहिए, बहुत अच्छा मुनाफा उन्हें मिलना चाहिए। और उनकी तीसरी आवश्यकता होती है बहुत अच्छी सर्विस। बहुत अच्छी सर्विस से तात्पर्य यह है कि वो जब चाहें वो प्रोडक्ट जब चाहें तब और जितनी मात्रा में चाहें उतनी मात्रा में उन्हें मिलना चाहिए। तो ये 3 आवश्यकताएं यदि उनकी पूर्ण हो जाती हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट को ज़रूर प्रमोट करते हैं।
और इन 3 आवश्यकताओं में से 2 आवश्यकताएं हम आपको कंपनी की तरफ से पूर्ण करके दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्जिन। आपको केवल बहुत अच्छी सर्विस ये एश्योर करना है। बहुत अच्छी सर्विस एश्योर करने के लिए जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो है कॉलिंग, यानी रिटेलर के पास आपका नियमित रूप से जाना या रिटेलर विजिट। जो रिटेलर के पास नियमित रूप से जाता है वो निश्चित रूप से अपने इस सर्विस वाले फैक्टर में सफल होता है। तो रिटेलर के पास नियमित रूप से जाना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, नई नई योजनाएं जो कंपनी लॉन्च करती है समय समय पर, उनका लाभ आपके रिटेलर को मिल सके ये बताना। नोविटा के प्रोडक्ट हम यूनिट पद्धति से विक्रय करते हैं। ये एक हमारी यूनिक और इसी कंपनी के द्वारा विकसित की हुई विक्रय पद्धति है। यूनिट्स में तात्पर्य यह है कि हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर यूनिट है, एक पर्टिकुलर बॉक्स है, उसमें उस प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, लेकिन सभी प्रोडक्ट की कीमत एक है, सभी प्रोडक्ट की कीमत समान है। और यह ऐसा संभव होता है कि इसके बॉक्स में, इसके प्रत्येक यूनिट में इसके जितने प्रोडक्ट हैं उनकी मात्रा अलग अलग होती है, परंतु रिटेलर के लिए उसकी कीमत, सभी प्रोडक्ट की कीमत एक ही होती है। इससे फायदा यह होता है कि जो हमारे विक्रय प्रतिनिधि हैं उनको अपना सेल्स टारगेट अचीव करने की में आसानी होती है, रिटेलर को, हमारे स्टॉकिस्ट को या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वेंट्री मेंटेन करने में या स्टॉक्स का रिकॉर्ड रखने में भी उनको आसानी होती है, और विक्रय का वॉल्यूम यानी विक्रय की मात्रा, कितनी तादाद में विक्रय हुआ उसका हिसाब लगाना भी बहुत आसान हो जाता है। इतने यूनिट हुए, उसके यूनिट की कीमत इतनी हो गई और उसके हिसाब से विक्रय इतना हो गया, इसलिए यूनिट पद्धति से इसका विक्रय किया जाता है। विक्रय करने के लिए, रिटेलर विजिट करने के लिए कुछ महत्व की बातें समझना आवश्यक है कि रिटेलर विजिट को नियमित रूप से कैसे किया जाए। रिटेलर की विजिट को नियमित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि MCL, मास्टर कस्टमर लिस्ट, जो उस क्षेत्र के कस्टमर हैं उनकी एक सूची बनाई जाए। जो हमारे SSE हैं उनके लिए कि उनके एरिया में लगभग प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक SSE के एरिया में हमने इस तरह से क्षेत्रों का निर्धारण किया है कि उनके प्रत्येक SSE के क्षेत्र में लगभग 1000 के आसपास रिटेलर हैं। तो उन 1000 रिटेलर की लिस्ट बनाएं, जिसे मास्टर कस्टमर लिस्ट कहते हैं, MCL, वो MCL बनाएं। फिर महीने में 25 वर्किंग डे होते हैं, 30 दिनों का महीना होता है, लगभग 4 से 5 रविवार आते हैं, पर कन्वीनियंटली हमने उसे 25 वर्किंग डे माने हैं। तो ये 25 वर्किंग डे होते हैं, तो इनको यदि आपकी मास्टर कस्टमर लिस्ट से आप ये 25 से डिवाइड करते हैं, उसको भाग देते हैं, तो 40 की संख्या आती है। तो ये 40 कस्टमर या ये 40 रिटेलर को क्षेत्रवार आप बांट लीजिए, 40 हिस्सों क्षेत्रवार बांट लीजिए, और फिर हर क्षेत्र को 25 दिनों में बांट दीजिए। तो ये 40-40 रिटेलर प्रत्येक एरिया में आएंगे। यदि 25 से हम उसको भाग देंगे तो 40 की संख्या आती है। तो ये 40 रिटेलर एक वर्किंग डे के दिन आएंगे। तो क्षेत्र नंबर 1 को वर्किंग डे नंबर 1 अलॉट कीजिए, क्षेत्र नंबर 2 को वर्किंग डे नंबर 2 अलॉट कीजिए। वर्किंग डे, पहली तारीख नहीं, हो सकता है पहली तारीख को रविवार हो, तो आपका पहला वर्किंग डे 2 तारीख को होगा। तो पहला वर्किंग डे एरिया नंबर 1, दूसरा वर्किंग डे एरिया नंबर 2, तीसरा वर्किंग डे एरिया नंबर 3। इस तरह से अपने काम की प्लानिंग कीजिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपका एक तो कार्य अनुशासित हो जाएगा, दूसरा
सुबह उठकर आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आज मुझे कहाँ जाना है, मेरा टूर प्रोग्राम क्या है। आपके सीनियर्स को भी ये मालूम रहेगा कि आज अगर तीसरा वर्किंग डे है तो आप एरिया नंबर 3 में हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके रिटेलर का आपके ऊपर विश्वास जमता है। ध्यान रखिए, रिटेलर का आपके ऊपर विश्वास इस बात से बहुत बढ़ जाता है कि यदि आप नियमित रूप से उसके पास जाते हैं। यदि ये बीट प्लान और इसके हिसाब से आपने अगर उनको वर्किंग डे अलॉट किया हुआ है तो रिटेलर को इस बात का विश्वास होता है कि ये लड़का मेरे पास 4 तारीख को आता है, 4 तारीख को नहीं आया तो 5 तारीख को आएगा जरूर। तो इस तरह से आपके काम का रेगुलराइजेशन हो जाता है, नियमितीकरण उसका आपके कार्य का हो जाता है और आपको एक बहुत अच्छा रिस्पांस मार्केट से जनरेट होने लगता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। रिटेलर के यहाँ जब आप विजिट करें तो आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हों, ढंग से शेव वगैरह किए हो, दाढ़ी बनी हो, बाल ठीक से हों, कपड़े आपके ठीक ठाक हों। रिटेलर के यहाँ जाएं और जिस भी समय गए हैं यदि रिटेलर व्यस्त है तो उसके फ्री होने का इंतज़ार करें। यदि किसी कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं या सुबह सुबह आप गए हैं दिया बत्ती कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो उन्हें फ्री हो जाने दीजिए और उसके बाद उन्हें अभिवादन कीजिए, जो भी समय हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग। और उसके बाद अपना परिचय दें, मैं फला XYZ नोविटा हेल्थ केयर से हूँ। हमारी कंपनी बहुत अच्छे क्वालिटी के OTC प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यदि वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो उन्हें अभिवादन कीजिए और उनसे कहिए कि सर इस बार मेरे लिए क्या आदेश है। पूरी विनम्रता से बात कीजिए। अपनी कंपनी की कोई योजना होती है उस योजना को समझाइए और आपके पास जो प्रोडक्ट का फोल्डर है, ये प्रोडक्ट का फोल्डर आपको दिया गया है, इस प्रोडक्ट के फोल्डर को इस तरह से खोलिए, पेन हाथ में लीजिए और प्रोडक्ट की ब्रीफिंग पेन से उसको इंगित कीजिए और उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग कीजिए। ये प्रोडक्ट की डिटेलिंग करने के लिए इन प्रोडक्ट के बारे में आपको याद करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी यूनिट साइज क्या है, इसकी MRP क्या है और इसमें उनको दिया जाने वाला मार्जिन क्या है, इस प्रोडक्ट के लाभ क्या हैं, वो तो प्रोडक्ट के बारे में आप बता ही देंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट की यूनिट साइज क्या है और ये उन्हें कितने में पड़ता है और इसमें उनका मार्जिन क्या है। तो इस तरह से इसको आप पकड़ें ब्रोशर को और उन्हें दिखाएं और पेन से उसको इशारा करें उस प्रोडक्ट के बारे में। और साथ ही हमने आपको OTC की प्राइस लिस्ट दी है। यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत आती है तो ये OTC की प्राइस लिस्ट आपके रेफरेंस के लिए दी गई है। इसमें सभी प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, कीमत है, यूनिट साइज है और इसमें रिटेलर को मुनाफा कितना है वो भी बताया गया है और इसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रतिशत में वो भी बताया गया है। तो सारी जानकारी आपको इसके अंदर दी गई है, इनका उपयोग करें। बनती कोशिश आप जब ये कोशिश करें कि इनके रेट, इनकी यूनिट साइज और इस पर होने वाला प्रॉफिट ये सब आपको कंठस्थ हो, आपको याद हो। यदि आप नियमित रूप से रिटेलर के यहाँ जाते रहेंगे तो जाते जाते आपको ये सब याद हो जाएगा। लेकिन प्रयास करें कि रिटेलर के यहाँ आप जब भी दें तो अधिकार पूर्वक उसकी MRP, यूनिट साइज और उस पर होने वाला प्रॉफिट मार्जिन और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये
धारा प्रवाह रूप से रिटेलर को बता सकें। यदि ये सब आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका विक्रय बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे इंसेंटिव के आप अधिकारी होंगे, जो कि आपकी सैलरी से भी अधिक हो सकता है और आप एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। धन्यवाद।